Hello everyone, welcome to my another video. I hope you all are doing well. So guys, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है. आई होप आप लोगों को पसंद आएगी. तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें शैन फैमिली का ही सीन दिखाया जाता है. इनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई रह चुकी थी और असल कसूरवार जियांग फैमिली और शाओ फैमिली थी. जाते जाते ये अपनी बेटी यीजी से यही कहते हैं कि हमारे पीछे उन दोनों फैमिलीज से रिवेंज ज़रूर लेना. एंड देन हमें नेक्स्ट जीजी की वेडिंग का ही सीन दिखाया जाता है. अब इसकी शादी जियांग फैमिली में ही होने जा रही थी. उनका एक बेटा था मिंग जो कि अक्सर ही बीमार रहा करता है. अब यहाँ पे लोग इसे देख के बातें बनाने लगते हैं और ये भी कहने लगे थे कि अक्सर ही तो मिस्टर जियांग मिंग की शादियाँ तो होती रहती हैं और हमने सुना है कि वो लड़कियाँ अगले दिन ही भाग जाती हैं या उनके साथ कुछ हो जाता है. पता नहीं इसका क्या बनेगा. और इवन के ये भी बातें कर रहे होते हैं कि इसकी फैमिली तो बैंकक्रप्ट होकर रह चुकी है ना, सो इसलिए अपने डेब्ट्स वगैरह को पे करने के लिए ही ना इसके पेरेंट्स ने इसे यहाँ पे सोल्ड कर दिया. अब उनकी बातें तो चलती ही रहनी थी. ये सारा सुन के इसे अच्छा नहीं लगता. यहाँ पे ये तो सोचने लगी थी कि क्यों ना एक दफ़ा मैं यहाँ से भाग ही जाऊँ, लेकिन फिर सोचती है कि नहीं, मुझे ये भी तो पता चलाना है ना कि आखिर हमारी कंपनी की बैंकक्रप्सी के पीछे किसका हाथ है और जियांग फैमिली से रिवेंज भी लेना है. तो ये मौका अपने हाथ से मुझे नहीं जाने देना चाहिए. तभी बटलर अंकल की एंट्री होती है. वो सबको यही बताते हैं कि आज भी मिंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो इसलिए वो अपनी शादी में ही नहीं आ सकते हैं, तो आप लोग चले जाओ. वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं. अब इधर ही हमें फिर मिंग की आंटी और उसके कज़न को भी दिखाया जाता है. वो तो यही बातें कर रहे होते हैं कि इस लड़की का नसीब भी इतना बुरा है ना कि इतने सिक पर्सन से इसकी शादी हो रही है. खैर इसी के साथ ये सीन तो कट हो जाता है. नेक्स्ट हमें जीजी को घर में ही बैठे दिखाया जाता है. उसने अपने पास एक सीजर रख ली थी कि बस एक दफ़ा वो सिक पर्सन मेरे करीब आने की कोशिश तो करे, उसे काट न दिया ना तो फिर कहना. खैर तभी ऊपर से एंट्री हो जाती है मिंग की. वो तो आते ही यहाँ पे ना इसके फेस पे हाथ रख लेता है कि देखो शोर मत मचाना, मुझे पता है कि बाहर कोई है, तो इसलिए चुप ही रहना. खैर फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही इसे आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं तो ये अपना हाथ हटा लेता है और इवन के अपना कोट ही उतारने लगा था. ये उसे कहती है कि देखो मेरे साथ कुछ भी करने का सोचना भी मत. वो कहता है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा. वो तो शॉवर लेने के लिए जा रहा था. इसे कह देता है कि आज की रात तुम यहीं पे स्टे करना एंड देन अब तुम डिवोर्स की भी चिंता मत करना, वो बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएगी. जीजी को मिंग से बात करनी थी इसलिए वो रूम से बाहर आके उसे देखने लगती है. कोइंसिडेंटली जिस भी रूम का डोर ओपन करती है ना वो जियांग मिंग का ही था. अब उसकी बॉडी देख के इसे इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई भी सिक नहीं है, बस ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा है और कुछ नहीं. अब यहाँ पे गलती से इसकी भी नज़र उस पर पड़ ही चुकी होती है. वो तो यहाँ पे इसे आड़ों हाथों लेता है और ये भी पूछने लगा था कि तुम इधर क्या कर रही हो. अब अगर तुमने मुझे देख ही लिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो इस बारे में किसी को भी बताने का सोचना भी मत. सबको यही पता है कि मैं बीमार रहता हूँ. अगर तुमने ऐसा किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. उसे वार्न करता हुआ वहाँ से चला जाता है. ये तो अब सीधा अपने रूम में ही आ गई थी और यही सोचने लगती है कि आखिर जियांग मिंग का खुद को सिक प्रिटेंड करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है. अभी फिर बाहर मेड्स की बातें सुनती हैं जो कि यहाँ पे इस पे सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रही थी. आपस में यही बातें कर रही होती हैं कि ये भी बस सब लड़कियों की तरह एक रात यहाँ पे टिकेगी, फिर तो इसने चले ही जाना है. और देखो ना इतने हैंडसम से हस्बैंड के होते हुए इसे रूम में अकेले सोना पड़ेगा. ये उनकी बातें सुनती हुई बाहर आ जाती हैं कि अभी तुम लोग क्या कह रही थी. खैर ये तो यहाँ पे उसे बुली ही करने लगती हैं जैसा कि अक्सर वो दूसरी लड़कियों को क्या करती थी. वो तो इनकी किसी भी चालों में नहीं आने वाली थी. अभी उसे बताती हैं कि देखो तुम्हें पता है हम तुमसे चलो एक सीक्रेट शेयर करती हैं कि पहले जो भी लड़कियां यहाँ से भागी हैं ना उनके पीछे का कारण हम ही होती हैं. सो इस तरह तुम भी रेडी रहो. इसने तो उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती हैं कि अब बताओ क्या कह रही थी. ये सुन के इन सबको गुस्सा आ जाता है और वो तो इसे पकड़ लेती हैं. खैर अब तभी ऊपर से एंट्री हो जाती है बटलर अंकल की. वो तो यहाँ पे इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे कि तुम लोगों को पता भी है कि ये कौन है, जियांग मिंग की वाइफ. आइंदा के बाद इससे दूर ही रहना वरना तुम सब फायर ही समझो. अब इन सबको उनसे डांट पिला के ना इसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है. खैर वो तो वहाँ से चलती बनती हैं. पीछे से बटलर अंकल इसे कहते हैं कि आंटी तुम्हारा वेट कर रही हैं, सो उनसे मिलने के लिए एक रूम में चली जाना. अब जैसे जा रही होती है इसे एक बहाने से रोक के ना इसके कपड़ों में ना एक हिडन कैमरा लगा देते हैं और इस बारे में जीजी को पता भी नहीं चलता. बटलर अंकल से ये सब कुछ करवाने के पीछे ना जियांग का ही हाथ था और किसी का नहीं. खैर ये भी फिर आंटी से मिलने के लिए आ जाती हैं.
अब यहाँ पे जो भी बातें हो रही होती हैं वो सारी की सारी अंदर बैठा जियांग मिंग सुन ही रहा था। उसे भी पता था कि ज़रूर ये कोई ना कोई तो चाल चलेंगे ही सही। अब फ़ौरन से इसे एक चेक पकड़ा दिया जाता है जिसमें कि बहुत सारे पैसे थे। आंटी कहती हैं कि तुम्हें बस हमारा एक काम करना है और वो ये है कि जियांग मिंग को ठिकाने पे लगाना। अब ये चेक तो इस बहाने से रख लेती है कि चलो इसे मैं अपनी वेडिंग गिफ्ट समझ के रख लेती हूँ, और साथ ही साथ ये भी कहने लगी थी कि अगर आप लोगों को जियांग मिंग को मेरे हाथों से मरवाना है ना, तो उसके लिए आप लोगों को ही कुछ देना पड़ेगा, जैसे कि कोई मेडिसिन हो गई या फिर नाइफ ही दे दो। आंटी कहती हैं कि नहीं नहीं, वो तो हम ऐसे नहीं दे सकती हैं, उसका बंदोबस्त तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा और यहाँ पे ऐसी चीज़ें लाना अलाउ है ही नहीं। वो कहती है कि नहीं, उसके लिए तो फिर मुझे और पैसे चाहिए, इनसे तो काम नहीं बनेगा। मन में तो यही सोच रही थी ना कि चलो इनसे जो भी पैसे मिले ना वो सारे अपने डेब्ट को पे करने में ही लगा दूंगी। खैर अब यहाँ पे फिर उन्हें कहती है कि फ़र्ज़ करो मैंने जियांग मिंग को ठिकाने लगा भी दिया, तो पीछे से सेकंड अंकल तो हैं ही सही ना, उन्हें भी तो सारी इनहेरिटेंस मिल सकती है ना। मुझे पता है कि आप लोग दौलत के पीछे ये सब काम करवाना चाह रहे हो। इवन के यहाँ पे उन्हें कुछ बिजनेस के आइडियाज़ भी बताने लगती है कि देखो अगर मेरी मानोगे ना तो इस तरह आप लोगों को बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे और अपना काम भी हो जाएगा। और इतना ज़्यादा उनका सर खपा रही होती है कि ये सारी बातें सुन के यहाँ पे जियांग मिंग भी हैरान हो रहा था। उसके हेड में भी पेन होने लगता है कि अरे ये मैंने किस लड़की से शादी कर ली। अब तो वो बेचारा पछता ही रहा था। खैर ये यहाँ पे बातों ही बातों में आंटी से शाओ जियान शेन के बारे में पूछने लगती हैं कि क्या आप उन्हें जानती हैं। वो हैरान कि नहीं, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, हाँ हमारी फैमिली का उससे दूर का ही रिश्ता रहा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे ये भी कहती है कि चलो ठीक है। मन में ये तो यही सोच रही होती है कि चलो कम से कम मुझे इतना तो पता चल गया ना कि आंटी का शाओ कंपनी से कोई भी रिश्ता नहीं है। खैर अब यहाँ से यही कह के जाने लगती है कि देखो अगर आप लोगों ने मेरे हाथों से कोई भी काम करवाना है ना तो उसके लिए आप लोगों को मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है। इधर रूम में बैठा जियांग मिंग हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये शाओ फैमिली को कैसे जानती है। उसका तो मैं पता चला के ही रहूँगा। इधर जी जी जैसे ही बाहर आती है तो पीछे से अंकल की एंट्री होती है। वो तो यहाँ पे से यही पूछ रहे होते हैं कि अभी आंटी ने जो तुम्हें बुलाया था वो तुमसे क्या कह रही थी। अंकल यहाँ पे जी से यही कह रहे होते हैं कि देखो अगर तुम्हें मुझसे जितने भी पैसे चाहिए ना तो ले लेना, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, आंटी तुम्हें जो भी करने को कहेंगी तुम वही करना, बट उसके पीछे एक एविडेंस ज़रूर छोड़ देना। अब ये यहाँ पे सारी बात समझ जाती है कि अंकल भी ना आंटी को फंसवाने के ही चक्रों में है और इवन के जियांग मिंग की तो फिर ज़िंदगी के पीछे ये भी पड़े हुए हैं। खैर वो भी ऐसे कैसे उनके हाथ तो चढ़ने वाली थी। इनसे साफ कह देती है कि देखिए अंकल मुझे तो अभी आंटी ने कुछ करने को कहा ही नहीं है। अब इसकी बातें सुन के अंकल भी समझ जाते हैं कि ओह ये लड़की ऐसे हाथों नहीं आने वाली है। खैर ये अब जैसे ही वहां से जाने लगती है तभी बटलर अंकल इसे आड़ो हाथों लेते हैं। इसे शॉल ओढ़ाने के बहाने से ना जल्दी से वो कैमरा निकाल लेते हैं और साथ ही साथ इसे एक मेडिसिन दे के यही कहने लगे थे कि ये ना तुमने जियांग मिंग की खाने में मिलानी है, बस यही काम कर देना। वो इनसे ले तो लेती है लेकिन बाद में जाके डस्टबिन में गिरा देती है। अब ये सारा काम भी ना जियांग मिंग ने ही बटलर से कह के करवाया था। अंकल बटलर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इससे यही कहने लगे थे कि आपकी वाइफ बहुत ही अच्छी है, देखिए ना उसने ये वाली मेडिसिन रखी नहीं है, इवन की डस्टबिन में फेंक दी। अब आपको उस पर ट्रस्ट करना ही चाहिए। देखिए पहले गर्ल्स तो ऐसे नहीं क्या करती थी। जी जी जो कि मज़े से अपने रूम में सोने के लिए आई ही थी कि अचानक जियांग मिंग को देख के सरप्राइज रह जाती है कि आप इधर क्या कर रहे हैं। वो इसे बताने लगा था कि देखो ये मेरा घर है और मेरा रूम, सो इसलिए मुझे तो यहीं पे होना चाहिए ना, अपने लिए तुम कोई और तलाश कर लो और कहीं और ही रहने के लिए जाना। खैर वो अब इसे क्या ही कहती। अब ये उससे पूछने लगता है कि वैसे मुझे एक बात तो बताओ कि आखिर शाओ जियान शेन को तुम कैसे जानती हो। वो हैरान तो थी कि इसे कैसे पता चला कि मैं उसे जानती हूँ। खैर अब इसे सारी बात का बता देती है कि कैसे उसकी वजह से इनकी कंपनी बैंकरप्ट होकर रह चुकी है और इवन के इसे ये भी कहने लगी थी कि उस सब के पीछे जियांग फैमिली का भी हाथ है। मुझे पता है कि जियांग फैमिली का ही एक प्रोजेक्ट लेके ना वो हमारे घर पे आए थे और अंकल शाओ ने फिर मेरे डैड से कहा था कि आप सारी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में कर दे और उसके बाद देखना आपको प्रॉफिट होगा। बट नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इवन कि उन्हीं की वजह से ही मेरे पेरेंट्स अब जेल जा चुके हैं और डेब्ट को पे करने के लिए मेरी फिर आपसे शादी हो गई। अब बताओ कि कसूर किसका है। जियांग मिंग तो यहाँ पे उसे अश्योर करवाता है कि देखो मैं तुम्हें इतना तो बता सकता हूँ कि उसमें आंटी का मेरा कोई कसूर नहीं है और ना ही मेरे ग्रैंडपा का होगा। खैर अब ये उससे कहता है कि अंकल की मैं गारंटी नहीं दे सकता,
अब चाहे उसके पीछे जिसका भी हाथ है ना, वो सब मैं पता चला के दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी फिर एक डील करनी पड़ेगी। ये हैरान होती है कि कौन सी डील। वो अब उसे कहने लगा था कि हम दोनों मिलके काम करेंगे। 20 साल पहले मेरा और मेरे पेरेंट्स का एक एक्सीडेंट हुआ था जिनमें कि उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद ही मुझे सिक होने का प्रिटेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के पीछे भी ना बहुत सारे लोग पड़े हैं। अब अगर ऐसा मैं नहीं करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने मुझे मार ही देना है ना। अभी तो मेरी थोड़ी सी जान छूटी हुई है, सो जब तक मुझे अब पता नहीं चल जाता है ना कि आखिर वो एक्सीडेंट किसने करवाया था, तब तक तो मैं चैन से रहने वाला नहीं हूँ। अब इसने तो फाइनली इसे ऑफिशियली अपनी वाइफ बनाने का डिसाइड कर ही लिया था। पहले तो वो वेडिंग सेरेमनी में गया ही नहीं, अब फौरन से एक ब्यूटीफुल सी रिंग निकाल के इसे पहना देता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और वैसे भी तुम्हें पता है कि ये रिंग पहनने के बाद और मेरी वाइफ बनने के बाद कोई भी इस शहर में तुम्हें बुली कर ही नहीं सकता। हमारी फैमिली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे उसके क्लोज आके उसे किस करने की कोशिश करने ही लगा था, बट ये फिर फौरन से पीछे हो जाती है। अब नेक्स्ट हमें इसे एक होटल में ही दिखाया जाता है। ये यहाँ पे एक काम करने के लिए ही आई थी। इसकी फ्रेंड्स इसके हाथ में पहनी रिंग देख के ना इसका मजाक उड़ाने लगती हैं कि ये तो फेक ही होगी, वरना जैसे कि जीजी की हालत है ना, इसने तो अब तक इसे बेच के ना अपना डेप्ट भी दे दिया होना था। खैर यहाँ पे इनके एक और फ्रेंड कहती है कि देखो यूं जीजी का मजाक मत उड़ाओ, वो कितनी अच्छी है ना। अब उसे जीजी की साइड लेते देख के इस मैडम को तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तभी एक और साहब की एंट्री होती है जो कि काफ़ी बिगड़े हुए होते हैं, और इन्हीं के सामने ही अचानक एक लड़की ना उसी फ्रेंड को ही धक्का दे देती है जो कि थोड़ी देर पहले जीजी की साइड ले रही थी। अब इन साहब का गुस्से के मारे बुरा हाल, वो तो इस लड़की पे बहुत सारा ही भड़क गए थे। ये देख के जीजी को अच्छा नहीं लगता, वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, बट यहाँ पे ना एक लड़की उसे मना कर देती है कि देखो इनसे पंगा मत लेना। पता है तुम्हें ये कौन है? ये शाओ जियान शेन का ही भतीजा है और काफ़ी पावरफुल फैमिली से ही तो बिलोंग करता है ना, बट ये पीछे नहीं हटने वाली थी। यहाँ पे एक टॉवल गिरा देती है कि इससे अपनी शर्ट साफ कर लो। इन साहब की इसी दौरान ही विग नीचे गिर जाती है और उनका गुस्से के मारे बुरा हाल, इस लड़की से मैं तो निमट के रहूंगा। ये अब जल्दी से एक बाउल उठा के उसके मुंह के ऊपर गिरा देती है। अब ये सब देख के एक लड़की ना इसे पकड़ लेती है कि देखो तुम्हें पता भी है कि तुम आखिर किसके साथ पंगा ले रही हो। ये अब उसका हैंड पकड़ लेती है कि तुम्हारी आखिर मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत भी कैसे हुई। तभी अचानक इसे जियांग मिंग की कॉल आ जाती है। एक्चुअली में वो इसे होटल ही आया था और सब कुछ देख चुका था। वो इसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आ सकता हूँ, बट ये मना कर देती है कि इनसे तो मैं खुद ही निमट लूँगी। अब तभी हमें इसके हाथ में एक फाइल ही दिखाई जाती है। ये जल्दी से इन साहब के पास आके यही कहने लगी थी कि मुझे आपसे एक बात करनी है, ज़रा साइड पे तो आना। वो जब साइड पे आता है तो ये इसे फाइल ही दिखाने लगी थी, जिसमें कि हमें पता चलता है कि शाओ फैमिली और जियांग फैमिली एक प्रोजेक्ट पे ना मिलके काम कर रही है और ये उनका प्रपोजल ही है। अब तो इन साहब के होश व हवास से उठ जाते हैं कि तुम जियांग फैमिली को कैसे जानती हो, और इस प्रपोजल का तो बस खास लोगों को ही पता था। जी उसे इतना तो नहीं बताती कि वो जियांग मिंग की वाइफ है। हाँ, ये ज़रूर कहने लगी थी कि वो उसी की कंपनी में ही काम करती है और वो भी इवन के न्यू ही काम पे लगी है, सो इसलिए वो इसे नहीं पहचानता। खैर अब तो उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि देखो अब हमारे बीच जो कुछ भी हुआ ना, इसके बारे में किसी को भी मत बताना। ये यहाँ पे उससे कहती है कि चलो ठीक है नहीं बताऊंगी। इवन कि इसने उसे ये भी कह दिया था कि मैं हाँ तुम्हारे अंकल शाह से ज़रूर बात करूंगी। अब ये सुन के उसकी शक्ल देखने वाली वो उससे कहता है कि देखो उनसे ना मेरे बारे में कोई भी बात मत करना, और इवन के जिक्र भी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो मेरे बस बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। मैंने यहाँ पे सबको झूठ ही बोला हुआ है कि मैं उसका भतीजा हूँ, ताकि हर कोई मेरी इज्जत करे। चूंकि इसे उसके सीक्रेट का पता चल गया था ना, तो यहाँ पे उसे कहती है कि देखो अभी के अभी तुमने जो भी मेरे साथ किया ना, नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो तो फौरन से नीचे बैठ जाता है और इससे अपोलोजाइज करने लगा था। इवन के बाकी सबको भी इसने नील डाउन करवा ही दिया होता है। अब ये सारा सीन दूर खड़ा जियांग मिंग भी देख रहा होता है। वो तो मन में इतना ज़्यादा खुश दिख रहा था कि इसका मतलब मैंने जिस लड़की से भी शादी की है ना, वो मेरा फैसला एकदम परफेक्ट ही है। मुझे अब फिर बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। देखो ना, इसने मेरा नाम लेने की बजाय इस सारे मामले को खुद ही हैंडल किया। ये बाकी सबको तो नील डाउन करवाती है, बट यहाँ पे अपनी बेस्टी का हाथ पकड़ लेती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन सब से निमटने के बाद जैसे ही बाहर आती है ना, तो तभी फिर इसके हस्बैंड की एंट्री होती है। वो इसे कहने लगा था कि ये मत समझ लेना कि मैं यहाँ पे तुम्हारी वजह से आया था, नहीं बल्कि अपने काम करने ही आया था। और यहाँ पे इसे यही कहने लगा था कि अभी तुम जिस होटल के बाहर खड़ी हो ना, ये सारा का सारा
मैंने खुद ही खरीद लिया है और अब इवन कि तुम भी रख सकती हो, नेक्स्ट टाइम कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये सब सुन के ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इवन के उसके क्लोज जाने लगी थी। तभी एक आदमी को आते देख के ना इसे फिर सिक होने का प्रिटेंड करना पड़ जाता है कि ये ना हो कि ये कोई जासूस हो और सबको जाके बता दे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इससे पहले कि कोई और भी वहाँ पे आता, दोनों ही मिलके घर जाने लगते हैं। रात को जीजी को जब भूख लगती है ना तो वो खाना खाने के लिए किचन में ही आ गई थी। फिर से सुनती है कि मेड्स उसके बारे में गॉसिप्स कर रही हैं। पहले तो सोचती है कि इनसे छुप जाती हूँ, लेकिन फिर अचानक ही उनके सामने आके ना उन्हें डरा देती है। अब एक मेड तो ख़ास तौर पे इससे इतना ज़्यादा जेलिस फील करती है कि आज तो उसने इस पर इल्ज़ाम लगाने का भी सोच लिया था। वो तो किचन में से खुद ही एक स्पून चुरा के ना इस पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुमने यहाँ से कुछ चुराया है ना, वैसे भी तुम जैसी लड़कियों को हम अच्छे से जानती हैं, ऐसी चोरियाँ तो करती रहती हैं। ये कहती है कि देखो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, और वैसे भी मैं इस पूरे किचन में से एक स्पून थोड़ी ना चुराऊंगी। अब तभी जैसे अपनी शर्ट ओपन करती है तो इसने तो यहाँ पे घर में मौजूद जो भी कीमती चीज़ें थी ना सब की सब चुराई हुई थी। ये देख के मेड तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। खैर अब यहाँ पे वो ऐसे कैसे हार मानने वाली थी, इसलिए जैसे इसे ज़्यादा बातें सुनाने लगती है ना तो ये भी पकड़ के उसका गला ही दबाने लग जाती है कि अब बोलो क्या बोल रही थी। खैर इनके शोर की आवाज़ सुन के आंटी और उनका बेटा साहब भी ऊपर से आ ही चुके होते हैं। अब ये इसकी शिकायत उन्हें लगाने लगती है कि देखे ना जीजी मेरे साथ क्या कर रही थी, उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की है और इवन के वो तो यहाँ पे चोरियाँ भी कर रही है, बेशक देख सकते हो। अब ये कहती है कि देखें आंटी ये झूठ बोल रही है, मैंने तो ऐसा करने की ज़रा भी कोशिश नहीं की है, और वैसे भी इस मेड ने ना मेरा जो आपने चेक दिया था ना वो चुरा लिया। अब जैसे ही यहाँ पे फिर फैंग आके उसकी तलाशी लेते हैं ना तो उसे तो वही वाला चेक मिल ही चुका था। ये देख के ना आंटी थोड़ा सा घबरा जाती हैं कि ओ नो, अगर किसी को पता चल गया कि हमने ना फिर जीजी को ब्राइब करने की कोशिश की है तो फिर क्या होगा। इसलिए ना सिर्फ उन्होंने इस मेड को फारिग कर दिया था बल्कि इसे खूब सारा डांट भी देती हैं। ये सोचने लगती है कि ओ, जब ये मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी तभी इसने ये वाली डाल ली होनी है। अब इस मेड को तो काम से निकाल दिया गया था। इस बात से जीजी काफ़ी खुश होती है कि चलो एक मुसीबत तो मेरे गले से निकली ना। अब आंटी साहिबा उससे यही कह रही होती हैं कि जो हमने पहले तुम्हें ऑफ़र दी थी क्या तुमने उसके बारे में सोचा है, ज़रूर सोच के बताना। अब ये उन्हें कहती है कि नहीं, मैंने उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करना है, वैसे भी आप लोग मुझे कम पैसे देने की बात कर रहे थे। अब तभी आंटी कहती हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम पैसों में नहीं बिकने वाली हो तो मैं भी जानती हूँ कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स किस जेल में है, वहाँ पे तो हम अपने बंदों को भेज के उन्हें बुली भी तो करवा सकते हैं। अब बताओ फिर क्या सोचा है फिर हमारे बारे में। ये उनसे कहती है कि देखें आप मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकती हैं। खैर आंटी कहाँ हार मानने वाली थी। अब इसे बातें सुनाई रही होती हैं कि ऊपर से इतने में ना इसके हस्बैंड की एंट्री होती है। वो तो हर हाल में अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट ही करने वाला था, इसलिए आंटी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसके पेरेंट्स किस जेल में हैं और इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ना मैंने हर कदम उठाया है, और वहाँ पे आप तो पहुँच भी नहीं सकती। और इवन के अपनी वाइफ की साइड लेते हुए आंटी से ये भी कहने लगा था कि देखिए आइंदा के बाद ना इसे कुछ भी कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो भी सारे काम है मैं खुद ही संभाल लूँगा। अब वो इसका इतना ज़्यादा ख्याल रख रहा था। ये देख के ना अब जीजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रात को दोनों फिर अपने रूम में ही आ चुके होते हैं। अब ये उसे बताता है कि शाओ जो कि बहुत पहले अब्रॉड चला गया था ना, वो वापस आ चुके हैं, और इवन के मैंने ये भी सुना है कि उसने ना एक ऑक्शन करवाने का भी डिसाइड किया है, तो तुम वहाँ पे जाके ना अब उससे निमट सकती हो। ये सुन के वो सरप्राइज रह जाती है। खैर यहाँ पे उसे ऑक्शन के पैसे देने का भी ना इसने ही कह दिया था कि तुम उनकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब इनकी यहाँ पे सारी बातें तो अंकल ही सुन चुके होते हैं, और वो तो इधर किसी पे फ़ोन से बात ही कर रहे थे। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जीजी ऑक्शन में पहुंच आई थी। अब यहाँ पे वो फ़ोन पे मिंग से ही बात कर रही थी, अचानक ही वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ये हैरान कि उसे क्या हुआ और अभी तक यहाँ पे पहुँचा क्यों नहीं है। जीजी भी मेरी तरह खाने की बहुत शौकीन होती है, जहाँ पे भी देखती है टूट पड़ती है। खैर अभी भी खाने को देख के इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि एक आंटी से ही टकरा जाती है। वो तो इसे घूरती हुई बातें सुनाती हुई वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट अब इसे फिर हमें मीटिंग में ही बैठे दिखाया जाता है। यहाँ पे इन अंकल को देखते देखते ये भी रिमेंबर करती है कि जिस दिन उन्होंने इसे इसके ही घर से निकाला था ना, तो तब से ही इसने फैसला कर लिया था कि मैं ना शाह से तो अपना रिवेंज लेके ही रहूँगी। और ये तो फिर यहाँ पे उन पर बहुत सारा भड़कती हुई चली गई थी। खैर ऑक्शन में जो भी रिंग्स रखी जाती हैं ना, वो तो जीजी की फैमिली की ही बनाई गई थी। अब इन सब को देख के कुछ लोग तो बहुत सारी बातें बनाने लगते हैं कि पहले देखो ना, शैन फैमिली की जो भी कंपनी थी ना वो बैंकक्रप्ट हो
के रह चुकी है, इसलिए अगर हम उनका माल खरीदेंगे तो हमारा क्या बनेगा। नहीं अनलकी थिंग्स तो हम कभी भी बाय ना करें। ये सारी बातें जो कि जीजी सुन रही थी उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ पे इनके बीच झगड़ा डलवा देती है और उसके बाद ये तो सीधे बाहर ही। अब यहाँ पे मौजूद आंटी जू की तो ऑलरेडी शाओ से बात हुई थी, सो इसलिए उन्हें लग रहा था कि ये रिंग मैं बाय करूँगी। वो जो भी बोली लगाती हैं ये उल्टा उनका डबल करके बोल देती है। अब ये सब देख के आंटी जू को तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि आखिर ये कौन लड़की है। खैर फाइनली अब फिर शाओ ने ना वो वाली रिंग्स इसे ही देने का डिसाइड कर लिया था। अब जैसे असिस्टेंट अब जीजी से पैसे लेने के लिए आता है तो ये फिर उन्हें ब्लैक कार्ड दिखाती है जियांग फैमिली का, क्या आप लोग ये ले सकते हो। ये सब देख के सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि ये तुम्हारे पास कैसे आया और तुम्हारा जियांग से क्या रिश्ता है। खैर अब यहाँ पे आंटी फिर से इसे बातें सुनाने लगती हैं कि देखो ये ना तुमने ज़रूर उनके घर जाके चोरी किया होगा, मुझे पता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं लग रही कि तुम उनके घर से आई होगी। खैर ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे दोनों डील्स कर लेते हैं कि चलो ठीक है ये कार्ड आप लोग चेक कर लो, अगर ये रियल हुआ तो आपको मेरे सामने नील डाउन हो के जो भी मेरे साथ बिहेव किया ना उसके लिए अपोलोजाइज करना होगा। अब जब उन्हें पता चलता है कि ये कार्ड तो रियल है, ये देख के आंटी तो एकदम शॉक रह जाती हैं, फिर भी हार नहीं मानने वाली थी। इसे कहती है कि चलो ठीक है अब तुम अपने इनविटेशन कार्ड दिखाओ, तुम्हारे पास है भी सही है, नहीं मानते कि तुम्हें यहाँ पे बुलाया गया। खैर इसके पास तो वो था नहीं। आंटी जो की बातों में अंकल तो फिर आ ही जाते हैं और वो तो यहाँ पे अपने बंदों को ही ऑर्डर देने लगे थे कि इसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है ना तो इसे तो फिर यहाँ से निकाल ही दिया जाए। और ये बेचारी परेशान हो जाती है। ऊपर में इतने में अंकल बटलर की एंट्री होती है, वो तो इन्विटेशन कार्ड टेबल पे ही मारते हैं कि ये रहा जो लोग आप मांग रहे थे। अब जो भी जीजी से बदतमीजी कर रहे होते हैं ना इन्होंने तो उन्हें भी सबक सिखा ही दिया था। जैसे ही शाओ को पता चलता है कि ये तो शैन फैमिली से बिलोंग करती है वो तो एकदम शॉक ही रह जाते हैं। खैर अब फिर ये उन्हें बताते हैं कि देखो ये है जियांग मिंग की वाइफ, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम इससे कोई भी पंगा लेने की जरूरत नहीं है के लिए। तो फिर यहाँ पे सेरेमनी को रोक के ना सारे बंदों को वहाँ से भेज दिया गया था। आंटी जू को जाते हुए ये रोक लेती है कि आपने जो मुझसे डील की थी वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। वो फिर यहाँ पे नील डाउन होके इसे अपोलोजाइज करती है कि मुझे तुम्हारे साथ वो बिहेव नहीं करना चाहिए था। इतने में ऊपर से जियांग मिंग की भी एंट्री हो ही जाती है। अब फिर ये अंकल शाओ से कहने लगी थी कि देखिए एक तो पहले मैं आपका थैंक यू करती हूँ कि आपकी वजह से हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हुई और उसके बाद ही मुझे जियांग मिंग से मिलने का मौका मिला। और दूसरी बात ये कि वो सारा का सारा कसूर आपका ही है और इस बात का रिवेंज तो मैं लेके रहूँगी। अब तभी फिर ये भी अपनी वाइफ की साइड लेते हुए कहता है कि मुझे पता चला है कि तब जियांग फैमिली का भी एक बंदा तुमसे मिला हुआ था, वो कौन है मुझे बता सकते हो। ऊपर से इतने में अंकल की एंट्री हो जाती है। अब हमें पता चलता है कि अंकल हुई ही असल में इनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे। अंकल के आते ही फिर शाओ तो यही इनसे कहने लगा था कि देखो आप लोगों की कंपनी जो कि बैंकक्रप्ट हुई है उसमें सारा का सारा कसूर तुम्हारे बाप का ही है। वैसे भी अगर वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना ही करता तो फिर ना ही ये सब कुछ होता, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब इन बातों को क्लोज करके वो तो यहाँ पे अंकल से यही पूछने लगता है कि 20 साल पहले जो मेरा और मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे आपका ही हाथ है ना, इस बात का तो मैं पता चला के रहूँगा। यहाँ पे अंकल उसे अश्योर करवाते हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात पे विश्वास करो, बट ये नहीं करने वाला था। एंड देन उन्हें घूरता हुआ चला जाता है। अब तभी फिर अंकल को बात करते दिखाया जाता है कि बहुत जल्दी इनके ग्रैंडपा जो कि अब्रॉड जा चुके हैं वो वापस आने वाले हैं। बाहर आके जियांग मिंग तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है। वो इसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है कि तुम्हारी फैमिली के जो भी सारी बिलोंगिंग्स प्रॉपर्टी वगैरह थी ना वो मैंने बाय कर ली है, इवन कि तुम्हारे नाम भी कर दिए, तुम्हें वापस मिल चुकी है ना, इस बात से तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए। इससे पहले कि यहाँ पे ये उसे किस करने की कोशिश करती, ऊपर से एंट्री होती है हाउ की। अब ड्रामे में लव राइवल ना हो ऐसा कैसे हो सकता था, ये दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट ही होते हैं। खैर वो तो इसे लेते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट खाने की टेबल पे ये उसके जितने क्लोज जाने की कोशिश कर रही थी ना, इन सारी बातों से तंग आके मिंग तो वहाँ से उठ के चला जाता है। और इस बात से इस मैडम का गुस्से के मारे बुरा हाल। जी मेड को बुला के उससे पूछने लगती है कि आखिर ये हाउ कौन है। अब वो इसे सारी बात का बता देती है कि बचपन में हाउ फैमिली और फिर जियांग फैमिली दोनों ही अच्छी फ्रेंड्स हुआ करती थी, इवन कि उन्होंने मिंग के साथ हाउ का रिश्ता भी तय कर दिया था। बाद में जैसे उन्हें पता चला कि ये तो इल रहने लगा है तो इसलिए उन्होंने अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। दूसरी तरफ बटलर अंकल इसे सारी इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं कि एक्चुअली में आजकल हाउ फैमिली ना बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रही है, इवन कि बैंकक्रप्टी होने वाली है। सो इसलिए हो सकता है कि मनी की खातिर ही उन लोगों ने हाउ को यहाँ पे भेजा होगा। ये तो फिर सोच में ही पड़ गया था।
अब हमें पता चलता है कि हाउ को एक्चुअली में यहाँ पे बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि आंटी और उनका बेटा फेंगी है। ये मैडम अब तो फिर फुल तैयार होके ना जियांग मिंग को सेड्यूस करने के लिए पहुंच आई होती है, बट आगे से जब देखती है कि उसके साथ तो यहाँ पे जीजी भी है। ये देख के इसका गुस्से के मारे बुरा हाल, ये तो फिर वहाँ से अपना समूह लेके चली जाती है। आज जीजी ने इसकी इतनी सारी हेल्प की थी, तो इसलिए वो इससे कहने लगी थी कि अब बताओ कि तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगे। वो तो यहाँ पे इसे किस करके ना भाग ही जाता है और ये उसके पीछे पीछे। इधर आंटी इसे यही कह रही होती हैं कि देखो तुम यहाँ पे जो भी काम करने के लिए आई हो ना उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारे पास क्या आइडिया है। वो इन्हें बताने लगती है कि एक्चुअली में मैंने ना सोच रखा है कि कल जो भी हमने पार्टी का अरेंज किया है ना उसमें पहले तो मैं मिंग को ड्रिंक दूंगी, उसके बाद फिर एक कोने में जाके उसके साथ 1 नाइट स्पेंड करूंगी और थोड़ी देर से बाद सबको यही कह दूंगी कि देखो मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ ना। फिर जाहिर सी बात है ग्रैंडपा ने मेरी मिंग के साथ शादी करवा देनी है और फिर जियांग सारी प्रॉपर्टी मेरी ही हुई ना वो फिर बाद में हम लोग शेयर कर लेंगे। खैर इसके पास आइडिया तो बहुत बेस्ट होता है। अब यहाँ पे फेंगुस से कहने लगा था कि देखो क्यों ना प्रेग्नेंट करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, वो इसे बहुत सारा लाइक जो करता है ना। अब इन दोनों को यूं 1 नाइट स्पेंड करते हुए ना जीजी भी देख रही होती है। अब जाके हमें पता चलता है कि इनके रूम में मिंग ने एक कैमरा ही फिट करवाया है। एक्चुअली में उसे तो आंटी पे ही शक हो गया था कि हो ना हो हाउ को उन्होंने ही बुलवाया है, सो इसलिए से ये सब करना पड़ गया। अब यहाँ पे बातों ही बातों में इसे बताता है कि ग्रैंडपा बहुत जल्दी इधर आने वाले हैं, वही डिसाइड करेंगे कि आखिर हमारी कंपनी का सक्सेसर कौन बन सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बनाएंगे, क्योंकि सबको तो यही लग रहा होता है ना कि शायद मैं इल रहता हूँ, और जाहिर सी बात है एक बीमार बंदे को कौन अपनी कंपनी संभालने को देगा। दूसरी तरफ आज अचानक ही आंटी को ना अंकल शाओ की कॉल आ जाती है, जो कि इसे यही कह रहे होते हैं कि देखो तुम्हारा दुश्मन भी वही है जो कि मेरा है, सो क्यों ना उन दोनों को ही ठिकाने पे लगाने के लिए हमें कोऑपरेट करना चाहिए। देखो मेरी बात मान लो, इसमें तो हमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। आंटी भी कह देती हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई बेस्ट आइडिया है तो मुझे बता सकते हो। अब यहाँ पे जो भी उसे आइडियाज़ देने लगता है ना उसके बारे में फ़िलहाल हमें कुछ नहीं दिखाया गया। अब इसकी तो शेन जीजी से दुश्मनी तो पक्की हो चुकी थी कि इसका काम तो मैंने तमाम करके ही रहना है। बहुत साल पहले इतनी मुश्किल से इसे छुटकारा हासिल पाया था, अब ये फिर से वापस आ गई है। नेक्स्ट डे जैसे ही जीजी घूमने के लिए बाहर आती है ना तो तभी अचानक इसे मिंग की कॉल आ जाती है। वो इससे यही कह रहा था कि जल्दी से पार्टी में आओ ना, सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये कहती है कि डोंट वरी, आ जाऊंगी ना। अब तभी से एक खाने का स्टॉल नज़र आता है। अब खाने की तरफ अट्रैक्ट ना हो ऐसे कैसे हो सकता था। अब यहाँ पे ये शॉपकीपर साहब ना फिर एक अंकल से बहस करने में बिजी होता है कि तुमने मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं दिए। वो कहते हैं कि पहले तुमने यहाँ पे कम रेट लगाया हुआ था और अभी इतना ज़्यादा कर लिया है। और इससे कह रहा होता है कि देखो अभी मेरा असिस्टेंट आता ही होगा, वो तुम्हें पूरे पैसे दे देगा। बट ना ये साहब तो उनसे झगड़ा करने में ही बिजी होते हैं। अब यहाँ पे जीजी इसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है। वो इसे पैसे देती है कि देखो ये रख लो और इन्हें कुछ मत कहो। अब उसे इतने सारे पैसे देख के ये भी कहने लगी थी कि चलो मुझे कम से कम यहाँ से एक पेस्ट्री तो दे ही दो ना। वो भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है तुम रख लो। अब यहाँ पे एक पेस्ट्री क्या, वो तो इसका पूरा का पूरा केक ही उठा लेती है। वो बेचारा तो बस अपना सा मुँह लेके रह जाता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि अभी तो मैंने तुम्हें सारे पैसे दे दिए हैं ना, तो इसलिए ये पूरा का पूरा मेरा ही हुआ। और यहाँ पे मौजूद सारे लोगों में ही ये पूरा का पूरा केक बांट ही देती है, इवन के अंकल को भी देने लग गई थी। इस बेचारे की तो शक्ल ही उतर आती है कि ये क्या कर दिया इसने मेरे साथ। ये भी कहती है कि देखो अभी मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं ना, तो इसलिए ये सारा कुछ तो मेरा ही बनता है ना, तुम मुझ पर सू नहीं कर सकते हो। और फिर इसे अचानक कॉल आ जाती है। इसे जाने में जल्दी थी फ़ौरन से, फिर वहाँ से चलती बनती है। इधर वापस ये तो अपना फिर खाली ठेला ही लेके रह जाता है। अब तभी ऊपर से वही वाले अंकल आ जाते हैं जिनसे के पहले इसकी बहस हो रही थी। वो कहते हैं कि तुम मेरे पर्सनल शेफ़ बन सकते हो, मेरे घर चलो। वो कह देता है कि ऐसे कैसे हो, तो तुम गरीब लग रहे हो। इसके बाद पे यकीन नहीं करता। अब फिर बाद में जैसे ही इन अंकल का असिस्टेंट आ जाता है और इसे इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे हुए देखता है ना, तो ये देख के वो तो एकदम शौक रह जाता है कि इसका मतलब ये पहले बिल्कुल सच बोल रहे थे और मैंने इनकी बात पे देखो ना विश्वास ही नहीं किया।
नेक्स्ट हमें फिर पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। ये मैडम भी फिर यहाँ पे फ्रैंक के साथ ही आ चुकी थी। लोग इसे देख के यही कहने लगते हैं कि ओह ज़रूर ये यहाँ पे ना मेड ही होगी इसलिए यहाँ पे आई है। अब ये सुन के इसे तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, बट आंटी कह देती हैं कि डोंट वरी, तुम परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। सभी को ही मिंग के आने का वेट था। अब जैसे ही वो जीजी के साथ नीचे आता है ना, तो उसे देख के सभी सरप्राइज के ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और इवन के इसे ही अब अपने जियांग ग्रुप को संभालना चाहिए। अब यहाँ पे आंटी से भी इन दोनों की बात हो जाती है। जीजी को ऐसी ड्रेस में देख के फिर हाउ मैडम तो उसे क्रिटिसाइज़ करने लगती है। ये भी कहने लगी थी कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है ऐसे लिबास में। ये तो अब फिर अपना समूह लेती हुई चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ये फिर से उसे तंग करने के लिए पहुँच आई थी। ये कहती है कि देखो पहले तुम मिंग को सड्यूस करने के लिए पहुँच आई थी, उसने कोई भाव नहीं दिया तो अब मेरे पास आ गई हो। वो कहते हैं कि देखो अपनी बोलती बंद कर दो, और वैसे भी मैं तो यही कहती हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है जियांग को छोड़ के चली जाओ और उसे मेरे हवाले कर दो। वो तो इसके बात पे बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। अब यहाँ से चली जाती है, इसका गुस्से के मारे बुरा हाल। अब फिर तभी इसके शैतानी दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है, खुद को ही मार के खुद के ऊपर ये ड्रिंक गिरा देती है और फिर रोना धोना स्टार्ट कर देती है। सबको यही बताने लगी थी कि देखो ये मेरा सारा हाल ना यहाँ पे जीजी नहीं किया है, उसे तो मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इस पर बातें बनाने लगते हैं। इवन के ख़ास तौर पे फैंग तो इसी की ही साइड लेने लगा था। अब सबको ये बताने लगती है कि देखो मेरे हाथ में मेरी तो ड्रिंक है और वो भी पूरी की पूरी, मैं इसके ऊपर कैसे गिरा सकती हूँ। अब लोग कहते हैं कि हाँ वाकई में जीजी तो सही कह रही है। अब ये फिर से रोने लग जाती है कि हाँ हाँ मैं झूठी हूँ, सब लोग तो मुझ पे विश्वास ही नहीं करते हैं। आंटी आ जाती हैं, वो तो जीजी पे और ज़्यादा भड़क गई थी कि पहले तो तुमने फिर यहाँ पे हाव को तंग किया है और उसके बाद देखो कैसे इतराती फिर रही हो। अब तुम यहाँ से चली जाओ, बल्कि मैं तो अभी के अभी मिंग से बात करती हूँ कि वो तुमसे डिवोर्स ले ले और यही हमारी फैमिली के लिए अच्छा होगा। अब ये कहती है कि ऐसे कैसे वो मुझसे डिवोर्स ले ले, वो तो मेरे बगैर रह भी नहीं सकता। ऊपर से मिंग आ जाता है। अब आंटी कहती हैं कि शायद ये मेरी साइड लेगा, बट वो तो आंटी से कहने लगा था कि मेरी वाइफ को ना अब ज़्यादा बुली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वैसे भी मैं इसके बगैर रह भी नहीं सकता हूँ। अब जैसे ही वो देखती हैं कि ये अपनी वाइफ का इतना सारा साथ दे रहा है तो सभी सरप्राइज। अब यहाँ पे वो इन सबको एक वीडियो ही दिखाने लगा था कि देखो मैं यही तो सोच के बना रहा था कि मेरी वाइफ कितनी क्यूट लग रही है, क्यों ना उसकी फ़ोटोज़ बना लो। बट फिर मेरी नज़र यहाँ पे हाव पे पड़ गई। देखो ये सारा किया धारा उसी का ही है और इल्ज़ाम मेरी क्यूट सी वाइफ पे लगा रही है। ये देख के इसका गुस्से के मारे बुरा हाल। खैर ये देख के अब फिर इन्हें फिर भी चैन नहीं आता। वो यहाँ पे यही कहने लगती हैं कि आज तुम पार्टी में इतनी ज़्यादा लेट क्यों आई हो, मुझे उसका रीज़न बताओ, कहाँ गई थी आखिर तुम। उन्हें बताती है कि मैं एक पर्सन की हेल्प करने गई थी, बट वो कहाँ इसकी बात पे विश्वास करने लगती हैं कि हमें सबूत दो। अब ऊपर से ग्रैंडपा की एंट्री हो जाती है। मीन के जिन अंकल की पहले इसने हेल्प की थी वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा ही थे। वो यहाँ पे सबको बताते हैं कि अब तो मैं तुम लोगों को सबूत दे सकता हूँ। ये उसने देख के सरप्राइज सबको ये बताने लगे थे कि मैं ही वो पर्सन था जिसकी के इसने हेल्प की थी। खैर अब तो फिर इनकी चाल ढाल बोल चलन सब कुछ चेंज हो जाता है। ग्रैंडपा को मिंग के थ्रू ये भी पता चल गया था कि फैंग आजकल कंपनी में बहुत सारे घपले भी करता फिर रहा है, इसलिए उन्होंने तो इसे कंपनी से ही निकाल दिया था। अब आंटी भी क्या ही कहती, चुप ही रहती हैं। अब ये फिर फौरन से ना ग्रैंडपा के पास आती है कि देखे ना ग्रैंडपा, मुझे अभी जीजी बुली कर रही थी। अब हाउ को देख के ग्रैंडपा हैरान कि तुम कौन हो। ये सब सुन के ना सभी उस पर हंसने लगते हैं कि ये देखो ज़रा, ग्रैंडपा को बुलाने गई थी और वो ही इसे पहचान ही नहीं रहे हैं। अब तो आंटी ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। वो तो फ़ौरन से शाव को कॉल कर देती हैं कि देखो तुमने जो भी काम करने को कहा था ना वो कर सकते हो, अब मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जियांग ग्रुप सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए और किसी का नहीं। ये मैडम रात को फिर से ड्रिंक में कुछ मेडिसिन मिला के ना जियांग के पास पहुंची होती है कि ये तुम पी लो। ये ना एक्चुअली में मैं अपोलोजाइज़ के तौर पे ही लेके आई हूँ, मैंने तुम लोगों के साथ पार्टी में अच्छा नहीं किया था ना। पहले तो जियांग मिंग भी उसकी बातों में आके ये लेके पीने ही लगता है, लेकिन जैसे ही वो इसके रूम से आवाज़ें सुनती है तो हैरान के अंदर कौन है। अब जब वो इसे रूम के अंदर लेके आता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा और जीजी मिलकर गेम से खेल रहे होते हैं। वो तो फ़ौरन से उठ के ना इसके हाथ में मौजूद ड्रिंक लेके खुद ही पी जाती है कि क्या तुम ये हमारे लिए लेके आई थी। अब इस बात से वो तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी ना, इसलिए फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा का इरादा तो आज पूरी रात यहाँ पे गेम्स खेलने का ही था, वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे होते। अब तभी फ़ौरन से मिंग ना अपने फिर बटलर को इशारा कर देता है कि देखें कितना टाइम हो गया, इसे तो ले जाए ना यहाँ से। वो तो आहिस्ता से फिर ग्रैंडपा से कह देते हैं कि देखो इतनी लेट हो गई है, अब इन हस्बैंड एंड वाइफ को भी तो टाइम देना चाहिए ना। वो भी कह देते हैं कि ओहो मैं तो भूल ही गया था। अब फ़ौरन से इनसे
एक्सक्यूज़ करते हुए चले जाते हैं। पीछे से इसकी हालत ख़राब फ़ौरन से यहाँ पे तो अपनी शर्ट ही उतारने लगी थी, इवन के इसे भी बेड के ऊपर गिरा के ना किस करने लगती है। अब जाके इसे पता चलता है कि ओह, तो इसकी ये कंडीशन जो कि हाउ ड्रिंक लेके आई थी ना, उसके पीने की वजह से ही हुई है। खैर उसी की वजह से ही आज यहाँ पे हाउ की और इसकी तो नहीं बट इन दोनों की ज़रूर वन नाइट स्टैंड हो जाती है। इसके बाद ही फिर हमें अंकल के रूम का सीन दिखाया जाता है। उन्होंने यहाँ पे एक्सीडेंट की ना बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाई हुई थी जो कि 20 साल पहले हुआ था। ये सब देख के हमें इतना तो शक होने लगता है कि ज़रूर उस एक्सीडेंट के पीछे या तो इनका हाथ है या फिर ये उसको लेके ना कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह ज़रूर कर रहे हैं। इधर आज जीजी का इरादा एक रूम में जाने का था बट यहाँ पे मेड्स उसे मना कर देती हैं कि ये अंकल का रूम है और इधर कोई भी नहीं जाता, इवन कि हम भी सफाई करने के लिए ना बस इसके डोर तक ही जाती हैं। सो ब्राई मेहरबानी आप यहाँ पे ना ही आए तो अच्छा होगा, और वैसे भी इधर कैमरा भी लगा हुआ है। ये भी उनसे कह देती हैं कि ठीक है मैं यहाँ पे नहीं आती, लेकिन फिर बाद में उस कैमरा को कवर करके ना ये तो अंकल के रूम में घुस ही आई थी। अब जैसे इसकी नज़र उस वॉल पे पड़ती है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, ये देख के एकदम शॉक रह जाती है और फ़ौरन से मिंग के पास आके सारी बात का बता देती है कि मैं तो अभी ग्रैंडपा को बताने के लिए जा रही हूँ कि 20 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे अंकल का ही हाथ है। ये उसे कह देता है कि नहीं, अभी फ़िलहाल तो हम ऐसा नहीं कर सकते। देखो ना, किसी ने हम पे बिलीव ही नहीं करना क्योंकि ये ठोस सबूत तो बिल्कुल है ही नहीं ना, वो भी आगे से कोई बहाना ही मार देंगे। ये भी कह देती है कि चलो ठीक है, अभी कुछ देर और हम वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ़ौरन से ना अपने हबी को किसी करने लगी थी और ये भी कहती है कि अब टाइम आ चुका है कि हमें ना डिवोर्स ले लेनी चाहिए, मीन कि उसका नाटक करना चाहिए। अब हम दोनों को लड़ाई झगड़ा करते देख के ना पता चल जाएगा कि ये सारे लोग मिलके आखिर क्या प्लानिंग बना रहे हैं। अंकल ने अपनी बहन के साथ ही कोऑपरेशन कर ली थी कि देखो मैं तुम लोगों के साथ मिलके काम करूँगा, मिंग को ठिकाने लगाना है ना, ठीक है वो हम मिलके ही करेंगे। आंटी तो खुश हो जाती हैं कि चलो कम से कम मेरा भाई तो मेरा साथ दे रहा है ना। अंकल ने तो इवन के ये भी कह दिया था कि मेरे जो भी शेयर्स हैं ना वो सब के सब मैं तुम्हारे नाम कर दूँगा, इस तरह तुम ही कंपनी संभालना, मैं नहीं। इस बात से आंटी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि चलो जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। अब इधर ही तभी इनका बेटा फैंग भागता भागता आता है कि जल्दी से बाहर आके देखें क्या तमाशा लगा हुआ है। ये जैसे बाहर आते हैं तभी इनकी नज़र ना जीजी और मिंग पे पड़ती है। दोनों लड़ाई झगड़ा करने में बहुत बिजी होते हैं। इन दोनों ने लड़ाई झगड़े के बीच ही ये फैसला कर लिया था कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, सो इसलिए हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। ये सारा तमाशा ये तीनों भी खड़े देख ही रहे होते हैं और साथ ही साथ मन में काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। ये लोग ऐसा करने का प्रिटेंड इसलिए कर रहे थे कि कम से कम अगर इन लोगों में से कोई हमारी पीठ के पीछे अगर कोई चाल चल भी रहा है ना तो किसी पे तो सिंपैथी दिखा के उसे बताने की ज़रूर कोशिश करेगा। अब इनका प्लान कामयाब होता है या नहीं वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। ये बैटरी ड्रिंक कर ही रही होती है कि तभी जीजी के पास आंटी आ जाती हैं। वो इसे यही कहने लगी थी कि देखा मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मिंग को रास्ते से हटा दो, बट ना तुम तो मानी ही नहीं। अब भुगतो तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है। खैर यहाँ पे उसे एक मेडिसिन देती हैं कि कल पार्टी में ना ये तुमने ज़रूर मिंग के ड्रिंक में डालनी है, उसके बाद वो मर जाएगा और सारा का सारा जियांग ग्रुप तुम्हारे नाम ही होना है, सो इसलिए तुम मज़े करना। अब ये भी ओके कहती हुई चली जाती है कि जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अंकल आ जाते हैं। अब आंटी ने ना अपना सारा प्लान उन्हें बता दिया था और यहाँ पे वो इन्हें वीडियो दिखाती हैं कि अभी जीजी के हाथ में जो मेडिसिन थी उसी की इन लोगों ने बना ली होती है और ये भी कहने लगी होती हैं कि देखो कल ये वाली मेडिसिन वो मिंग की ड्रिंक में ही मिला के उसे पिला देगी और वो मर जाएगा। उसके बाद ये वाली वीडियो हम ग्रैंडपा को दिखा देंगे कि उसी ने ही अपने हस्बैंड को मारा है। उसके बाद जीजी भी सीधा जेल में ही जाएगी, हमारे दुश्मन तो लगे ठिकाने, और फिर जो पूरा का पूरा जियांग ग्रुप होगा वो हमारे नाम हो जाएगा। सो कैसा रहा मेरा प्लान? अंकल भी उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि वाओ कमाल का है। इधर हमें दिखाया जाता है कि ये तो इससे बहुत ज़्यादा एंग्री था कि देखो तुमने मेरे बाल कितनी ज़ोर से खींचे थे। उससे अपोलोजाइज़ करती है कि देखो मुझे माफ़ कर दो ना, बस ऐसे गलती से हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। एंड फाइनली उसने फिर यहाँ पे मिंग को मना ही लिया था। अब ये उसे मेडिसिन भी दिखाने लगती है कि ये वाली आंटी ने मुझे कही है कि कल मैंने तुम्हें देनी है, तो वो कह देता है कि ठीक है तो फिर मुझे दे देना ना।
दूसरी तरफ आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी कि जैसे 20 साल पहले मैंने मिंग के पेरेंट्स को ठिकाने लगाया था वैसे ही अब उसे भी लगा दूंगी। तो इसका मतलब उस एक्सीडेंट के पीछे अंकल का नहीं बल्कि इन्हीं का ही हाथ है। और यहाँ पे ये भी कहती हैं कि चलो कम अज़ कम अब जियांग ग्रुप मेरा तो हो जाएगा ना। और फिर अपने बेटे को वार्न करने लगी थी कि इस दफ़ा कोई भी गलती ना करना, पिछली दफ़ा भी मिंग बच गया था बट अब नहीं बचना चाहिए। नेक्स्ट हमें फिर पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। सब लोगों को यही लग रहा था कि ज़रूर ग्रैंडपा यहाँ पे मिंग को ही सक्सेसर बनाएंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हैंडसम भी और स्मार्ट भी। खैर अब ये तो बाद में ही देखा जाएगा। इधर फेंग साहब फॉरेन से अब इसके पास आते हैं कि ये लो ड्रिंक और यही वाली तुमने जाके मिंग को देनी है। ये भी फॉरेन से मिंग के पास आ जाती है कि ये आज तुम पी लो, मैं खुद ही तुम्हारे लिए लाई हूँ। वो भी फॉरेन से पी लेता है। ये सारा देख के पीछे से ये दोनों तो खुश हो रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है ग्रैंडपा की। इससे पहले कि वो कोई भी अनाउंसमेंट करते इधर मिंग की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, वो बेहोश। अब अंकल जैसे उसे चेक करते हैं तो सबको ये बैड न्यूज़ देते हैं कि ये तो मर चुका है। ये सुन के अब ग्रैंडपा गुस्सा और वो जीजी को पकड़वा देते हैं कि ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है ना। वो उन्हें बताती है कि नहीं ग्रैंडपा मैंने कुछ नहीं किया, वो मेडिसिन मुझे यहाँ पे आंटी ने ही दी थी। अब आंटी ये सुन के कहती हैं कि क्यों झूठ बोल रही हो, मैंने कब तुम्हें ला के दी है, तुम खुद ही तो अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश कर रही हो। मन में तो खुश हो रही होती हैं कि वाओ मेरा प्लान तो एकदम परफेक्ट जा रहा है। अब चूंकि इन दोनों का तो काम तमाम हो चुका था इसलिए आंटी ग्रैंडपा से कहती हैं कि चलो अब पूरा का पूरा जियांग ग्रुप आप मेरे नाम कर दें, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। ग्रैंडपा से कहते हैं कि ये किस हैसियत से आप कह रही हो, मैं तो बिल्कुल भी ना करूँ, मुझे पता नहीं है क्या कि तुम दोनों क्या गुल खिलाते फिर रहे हो। अब तभी ऊपर से एंट्री हो जाती है शाओ की। मिस्टर शाओ आके इन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगते हैं कि आपके नाम जो भी शेयर्स थे ना वो सब के सब आंटी के नाम ही हो चुके हैं, सो इसलिए जल्दी से आप हमारे रास्ते से हट ही जाइए। ये सब सुन के यहाँ पे ग्रैंडपा की कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अपनी बेटी से यही कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम ऐसा हमारे साथ करोगी। अब जैसे ही इन डॉक्यूमेंट्स को इधर फेंग साहब पढ़ते हैं तो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो सब कुछ जीजी के नाम ही लिखा हुआ लग रहा है। अब इधर आंटी फिर अपने ही भाई का गला पकड़ लेती हैं कि ये सब क्या है, इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ होना है। वो भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल ये सब कुछ मैंने ही किया है। अब इधर आंटी तो सब पे गुस्सा करने लगती हैं कि ये क्या कर दिया। उनके मुंह से ये भी निकल गया था कि आज से 20 साल पहले अपने एक भाई को और भाभी को मैंने ठिकाने लगाया था। उसके बाद सोचा था कि शायद मुझे कुछ मिल जाएगा प्रॉपर्टी में से, बट नहीं, मुझे तब भी कुछ नहीं मिला और अब भी कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा आखिर आप लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हो। इधर ग्रैंडपा भी फौरन से उठ जाते हैं। मीन के वो तो बेहोश होने का नाटक ही कर रहे थे और इधर मिंग भी उठ के आ जाता है। मीन के वो मरा ही नहीं था। ये देख के आंटी तो गुस्से में पागल ही हो जाती हैं कि ये सब कुछ क्या है। अंकल को पहले ही अपनी बहन पे शक था इसलिए उन्होंने ये सब नाटक किया था और वो इनके क्लोज आने की भी कोशिश कर रहे थे। पहले तो उन्हें लगता था कि जैसे उस एक्सीडेंट के पीछे इन्हीं का ही हाथ था, बट नहीं, अब तो फाइनली कंफर्म हो चुका था ना कि वो सारा किया धरा उनकी बहन का ही होता है। अब तो फिर मिंग को भी अंदाज़ा हो जाता है कि ऐसे ही खामखा में उस दिन मैंने अंकल को बातें सुना दी थी, असल कसूरवार तो आंटी ही थी ना। खैर यहाँ पे आंटी तो उन्हें धोने का नाटक करने लगती हैं कि प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बट ना, अब ना तो उनके डैड और ना ही मिंग उन्हें माफ़ करने वाला था कि पास्ट में आपने जो भी काले करतूत किए थे उनकी सज़ा तो आपको भुगतनी होगी। तभी प्लीज़ इन्हें पकड़ के वहाँ से लेके चली जाती है। इधर फिर अंकल इनसे अपोलोजाइज़ करने लगते हैं, स्पेशली कि जीजी से, कि पास्ट में हमने जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया था ना उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमें नहीं पता था कि उसमें हमें इतना सारा नुकसान होगा, सो इसलिए हमें माफ़ कर देना। और फिर सबको गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं कि मुझसे ना इतना सब कुछ नहीं संभाला जाता, मैं कुछ दिन रेस्ट करूँगा। उनके जाते ही पीछे से जीजी और फिर मिंगी रह चुके थे ना, सो इसलिए ग्रैंडपा डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारी कंपनी का सक्सेसर कोई और नहीं बल्कि मिंग ही होगा और उसके साथ जीजी भी। ये सब सुन के ये दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इवन के सभी इन्हें कॉन्ग्रेट्स से कहने लगे थे। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर